फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चेतस आईएएस। दोस्तों, हमारे इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का 8th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। फ्रेंड्स, 7 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं जहां पर आपको आर्टिकल 13 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बताई जा चुकी हैं। ये 8वां लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है लक्ष्मीकांत, उसको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट सेक्शन से हम लोग इस वक्त डील कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 के बारे में कुछ बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, जब फंडामेंटल राइट हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए ही प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो कौन से राइट्स थे? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये कुछ ऐसे राइट्स थे जो केवल और केवल सिटीजन्स को ही दिए गए थे। वहीं पर इसके अलावा जो राइट्स बचते हैं वो सारे राइट्स सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि आर्टिकल 14 इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए आर्टिकल 14 सिटीजन, फॉरेनर, एलियन, लीगल पर्सन या किसी भी व्यक्ति के लिए जो कंट्री के अंदर है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके लिए ये राइट अवेलेबल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बेसिकली फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट हैं, ईवीएल कॉन्सेप्ट और ईपीएल कॉन्सेप्ट। ईवीएल कॉन्सेप्ट का मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ और ईपीएल का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात की गई आर्टिकल 14 में, सभी के लिए अवेलेबल है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ईबीएल जो है ये आपका एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और जो ईपीएल है ये आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट सेक्शन जो है आपका वो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 3 के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं या कितने प्रोविजंस हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक के जो प्रोविजंस हैं फ्रेंड्स वो आपके पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। और इन 12 से 35 में से आर्टिकल 14 से लेकर के जो आर्टिकल 18 तक के प्रोविजंस हैं, इनको एक साथ मिला करके बोला जाता है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। मतलब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14, 15 जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो समता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वलिटी, उसका पार्ट है। ठीक है, जो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। इसमें जो राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार, उसका पार्ट है आर्टिकल 14 और 15। और कौन से राइट्स हैं राइट टू इक्वलिटी में? तो आर्टिकल 14 है आपका, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। 14 से लेकर के 18 तक के सारे राइट्स राइट टू इक्वलिटी के अंदर कवर होते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ये कैसा राइट है? तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, आपको बताना था क्या था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उसका आंसर था राइट टू इक्वलिटी। बहुत सारे लोगों ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ही सही उत्तर मारा है, बट ये गलत था। राइट टू इक्वलिटी इसका सही जवाब था। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 14 में तो 2 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, एक है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, और आर्टिकल 14 देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन डिनाई नहीं करेगा? स्टेट डिनाई नहीं करेगा, गवर्नमेंट डिनाई नहीं करेगी। किसको डिनाई नहीं करेगी? किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो आर्टिकल 14 है वो सभी के लिए अवेलेबल है। क्या नहीं डिनाई किया जाएगा? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी को डिनाई नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ये हमारा आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 14 में जैसा कि मैंने बताया सभी के लिए अवेलेबल है। इट कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन या फॉरेनर, सभी के लिए मौजूद है। साथ ही साथ ये जो ऑल पर्सन है, यहाँ पर जो ऑल पर्सन लिखा हुआ है इसका थोड़ा वाइडर सेंस है। ऑल पर्सन्स में हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आ जाते हैं, कंपनीज भी आ जाती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज भी आ जाती हैं और
किसी भी तरह के लीगल पर्सन्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ईबीएल जैसा कि मैंने बताया ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और जो ईपीएल है आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे ईबीएल और ईपीएल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जाए, ठीक है, तो इसका सिंपल इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ। यहां हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्सन, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। वहीं पर अगर दूसरे वर्ड्स में देखें तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल टू द ऑर्डिनरी लॉज, मतलब जो लॉज होंगे वो सभी के लिए एक समान होंगे, और नो वन इज अबव द लॉ, सिंपल मीनिंग है इसका बोलने का। वहीं पर अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है, ये कहता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर जो कानून है वो एक समान होगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये थोड़ा सा पॉजिटिवली बात करता है। किस तरह से? ये कहता है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉज तो होंगे, ठीक है, मतलब इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो किया जाएगा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि सर्कमस्टेंसेस इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की तो बात करता ही है, बट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो चाहे प्रिविलेज कन्फर करने की बात हो, या फिर किसी को राइट देने की बात हो, या किसी तरह की लाइबिलिटी या ड्यूटी इंपोज करने की बात हो, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। In other words, we can say that similar application of same laws to all persons who are similarly situated, very important. Please remember, जो equal protection of laws है, ये जो circumstances हैं, जो situation है, उसको भी देखता है। इसीलिए कई बार इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल टू द ऑर्डिनरी लॉज की बात करता है, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। ये बात करता है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो लॉ होगा, कानून होगा, वो एक समान होगा। इसीलिए इसको, चूंकि एब्सोल्यूट कंडीशन की बात कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसे पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ लाइक शुड बी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अ पर्सन or a law is applicable, a law is applicable similarly to all persons who are similarly situated। वो very important, similar situation बहुत ज़्यादा important है इसमें, और equal circumstances, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं पर अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करेंगे तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इन टोटलिटी मिला करके देखेंगे हम आर्टिकल 14 को ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये आर्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 14 है हमारा जो, वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आर्टिकल 14 पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट चूंकि ये पॉजिटिव है और ये ओवरऑल जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, इन दोनों को मिला करके उसका मेन उद्देश्य है इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, इसको मेंटेन करना, ठीक है। लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस की इक्वलिटी को मेंटेन करना ही उद्देश्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखते हैं, ठीक है, जब हम सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखते हैं और सिमिलर सिचुएशन को नहीं देखते हैं, तो हमें लगता है कई बार कि इक्वलिटी नहीं हो रही है ना, इनइक्वलिटी यहाँ पर हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये वॉयलेशन है। लेकिन असल में क्या होता है, वहां पर सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होने के कारण इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो होता है, बट इक्वल सर्कमस्टेंसेस ना होने के कारण वहां पर हमें इनइक्वलिटी दिखाई देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में बोला है कि जहां पर इक्वल्स और अनइक्वल्स डिफरेंटली ट्रीट किए जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर इक्वल्स और अनइक्वल्स डिफरेंटली ट्रीट होंगे, वहां पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, राइट। जैसे कि अगर एक
छोटा सा एग्जांपल, मैं लेमैन एग्जांपल की बात करूंगा आपको समझाने के लिए, कि जैसे ऐसे कुछ काम होते हैं जहाँ जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और हमें पता है कि जो मैन होता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वुमेन से ज़्यादा होती है, तो वो वाला जो काम होगा, वो वाली जो जॉब होगी, वो मैन के लिए ही संरक्षित होगी, हम कह सकते हैं मैन के लिए रिजर्व होगी, वहाँ पर वुमेन को एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मैन के अपेक्षा कम होती है, ऐसा माना जाता है, और ऐसी होती भी है। और चूंकि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है ना, हेल्थ कंडीशंस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पर, इसलिए वुमेन को वहां पर ना जाने देना किसी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होती है ना, और इस जगह पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, राइट। इसमें फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आर्टिकल 14 है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, ये किसी भी तरह के क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि स्टेट चाहे तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, लाइक अगर वो चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल लॉ बना सकता है। तो हम ये नहीं वहां पर कह सकते कि हमारे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी जो है वो वायलेट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो परमिटेड है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। उसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर एससी और एसटी के लिए, ठीक है, स्टेट कोई लॉ बना रहा है उनके एडवांसमेंट के लिए, मतलब ऐसे सेक्शन जो डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी के अंदर, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, अगर उनके सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए या फिर अगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्टेट कोई लॉ बनाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आर्टिकल 14 का ये वायलेशन हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कैसे, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि फ्रेंड्स एवी डाइसी ने एक कॉन्सेप्ट का, आप कह सकते हैं एवी डाइसी ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बोला गया रूल ऑफ लॉ। और एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है। एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ था उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे। एक था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स, या हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेनेस। दूसरा था इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट ईबीएल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में हमें दिखता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और तीसरा था यहाँ पर प्राइमेसी ऑफ राइट्स। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे रूल ऑफ लॉ के, जो कि एवी डाइसी ने दिया था, ठीक है। तो ईबीएल आर्टिकल 14 में आपको दिख गया, एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम माना जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है। लेकिन जो तीसरा वाला था प्राइमेसी ऑफ राइट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि जो रूल ऑफ लॉ है ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक फीचर, या हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है रूल ऑफ लॉ, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अमेंडमेंट के द्वारा भी। मतलब आर्टिकल 368 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं उनके द्वारा भी रूल ऑफ लॉ को, या हम कह सकते हैं बेसिक फीचर है चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे डिस्ट्रॉय या वॉयलेट नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ है क्या। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ईबीएल कॉन्सेप्ट जो हमारा है, वो आपका रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है। कैसे पार्ट है फ्रेंड्स? रूल ऑफ लॉ ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसको एवी डाइसी ने प्रतिपादित किया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रूल ऑफ लॉ है ये एवी डाइसी के द्वारा बनाया गया, इनका एक कॉन्सेप्ट था। एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ बनाया, इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में मिलता है, और जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था वो था प्राइमेसी ऑफ द राइट। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इसका क्या मतलब है? मतलब नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द लॉ। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जब तक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक उसे पनिश नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर। इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नाउ प्राइमेसी ऑफ राइट्स क्या होते हैं? प्राइमेसी ऑफ राइट्स होते हैं फ्रेंड्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो राइट्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उनका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया उसमें इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, बल्कि कैसे इसको पावर मिलती है, रादर इट इज इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ द लॉ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइट्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के, उसे जब तक कोर्ट इन्फोर्स नहीं करती है
तब तक उसे पावर नहीं मिलती है। लेकिन अगर इंडियन सिनेरियो में हम बात करें, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जो तीसरा वाला रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका राइट का सोर्स है। ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी लीगल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन यहां पर जो एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ में बताया वो इसका उल्टा बताया। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स, रादर इट इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स। ठीक है, इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ। जब कोर्ट ऑफ लॉ किसी राइट को इन्फोर्स करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक रिजल्ट की तरह निकल के आता है। तो इसलिए ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, यहां पर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। तो रूल ऑफ लॉ में इंडिया के रिस्पेक्ट में केवल दो चीज अप्लाई होती है। एक क्या होती है? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द लॉ। ये इंडिया के केस में एप्लीकेबल है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। ईबीएल आर्टिकल 14 में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन है, दिखता है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन और ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड कोर्ट। लेकिन जो तीसरा वाला है ये इंडिया के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होता है। अब यहां पर यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स, यूपीएससी की जो 2020 की परीक्षा हुई है अभी हाल ही में, उसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अभी यहां पर हम लोग के इसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हालांकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। हिंदी में पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, या दोनों सही हैं तो आपको बोथ 1 और 2 पे टिक करना था। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, अभी इससे पहले जब हम लोगों ने केशवन भारती केस को डिस्कस किया था, ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरली वहां पर बताया था इसके पहले वाले वीडियोस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं पर भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो चीज कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है। जुडिशरी जो है, या हम कह सकते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको इंटरप्रेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो यहां पर ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जब आर्टिकल 13 बताया था तो मैंने उसमें आपको बहुत क्लियरली ये चीज बताई थी। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उसका ये क्वेश्चन 100% सही हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं तो वहां पर लक्ष्मीकांत पे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब यूपीएससी या यूपीपीएससी या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो रहे हैं वो एनालिसिस और कॉन्सेप्ट पार्ट को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है। लेकिन जब मैंने आपको आर्टिकल 13 बताया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये गेटवे है, हम इसे गेट कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का रास्ता यहां से खुलता है आर्टिकल 13 से, और काफी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था बहुत डिटेल में। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही था, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बिल्कुल संविधान के द्वारा की गई आर्टिकल 13 में, लेकिन भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों के रूप में परिभाषित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का मौजूद है, लेकिन वो कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, अपितु उसे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन के दौरान बताता है कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होगी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंटरप्रिटेशन में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। राइट, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स राइट टू इक्वलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि अगर राइट टू इक्वलिटी की हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है अंडर आर्टिकल 14, लेकिन ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। क्यों? कहीं पर भी अगर किसी चीज का एक्सेप्शन मौजूद है, ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी चीज का एक्सेप्शन मौजूद है तो हम उसे एब्सोल्यूट नेचर का नहीं कह सकते।
तो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 का भी एक्सेप्शन मौजूद है, एक्सेप्शंस टू द इक्वलिटी मौजूद हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट नेचर का है। अब यहां पर जो एक्सेप्शंस हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और कुछ अदर एक्सेप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 361, ठीक है। आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 361 के द्वारा, और यहां पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, एज पर आर्टिकल 361 दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। अगर वो अपने ऑफिस के अंदर कोई अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ऑफिस के अंदर किए गए कार्यों को, उनके द्वारा ऑफिस के अंदर किए गए कार्यों को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। इससे इन्हें इम्यूनिटी दी गई है, राइट। साथ ही साथ जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर का ऑफिस का टर्म चल रहा है तो उस टाइम तक उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या उनका अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ उनको इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाला जा सकता, और उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। कब तक? टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान। इवन अगर टर्म ऑफ ऑफिस में, अगर उनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है, ठीक है, तो सिविल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ नहीं चलाई जा सकती, और ये चलाई जा सकती है सिर्फ एक शर्त पे कि एडवांस 2 महीने एडवांस की उनको पहले नोटिस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉग्निजेंस नहीं होता है तो फिर सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल सकती है। लेकिन यहां पर भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है कि 2 महीने की एडवांस नोटिस देनी होगी प्रेसिडेंट या गवर्नर को। तो आर्टिकल 361 इस तरह से हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटीज दी गई हैं आर्टिकल 361 के दौरान प्रेसिडेंट और गवर्नर को, राइट। ये जो अगला एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 361 ए के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 361 ए में क्या लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग in any court with respect to the publication in newspaper or by radio or television of a substantially true report of any proceedings of either house of the parliament or either house of the state legislature। मतलब जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर मीटिंग्स होती हैं, मतलब जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं पब्लिक डोमेन में, उसको कोई भी व्यक्ति न्यूज़पेपर में मतलब पब्लिश कर सकता है, कोई भी पब्लिशर रेडियो या टेलीविजन पे उसका टेलीकास्ट कर सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। तो यहां पर एक तरीके से सभी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 361 ए के द्वारा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इम्यूनिटी है ये केवल कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रोवाइड की गई है, मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। ये इम्यूनिटी सिर्फ कोर्ट से दी गई है। अगर ब्रीच ऑफ लॉ किसी के द्वारा होता है, अगर कोई ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है जो ट्रू नहीं है, ठीक है, जो फॉल्स है, या फिर किसी के हम कह सकते हैं किसी को डिफेम करने के लिए कोई स्पेशली रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, या फिर अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रिविलेज है उसके ऊपर कहीं से ब्रीच हो रहा है, तो वहां पर एक कंडीशन लगता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हम देख सकते हैं पार्लियामेंट में प्रोवाइड किया था आर्टिकल 105 के द्वारा, और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 194 के द्वारा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 105 जो कि पार्लियामेंट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोवाइड की जाती है, तो यहां पर लिखा गया है कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयर ऑफ। मतलब अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा का अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग चल रही है वहां पर वोट कर रहा है, या फिर पार्लियामेंट के अंदर वो अगर कोई स्पीच दे रहा है, अगर वो कुछ बोल रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते, उसको इम्यूनिटी दी गई है। तो ये है एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्टिकल 105 के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कंडीशन है वो यहां पर बताई गई है। उसी तरह सेम और सिमिलर सिचुएशन में आर्टिकल 194 के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं उनकी बात की गई है कि नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड। अगर वो कुछ बोलता है सभा के अंदर या फिर अगर वो कोई वोट दे रहा है तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत, राइट। तो उसे यहां पर इम्यूनिटी दी गई है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स एक्सेप्शंस में इक्वलिटी के एक्सेप्शंस हैं, कुछ और एग्जांपल है लाइक आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि आर्टिकल 31C ये एक तरीके का एक्सेप्शन है राइट टू इक्वलिटी का। कैसे? आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आर्टिकल 39B और C में लिखी गई हैं,
ठीक है। अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में जो चीजें लिखी गई हैं, अगर उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट कोई लॉ बनाता है, ठीक है, या फिर कोई पॉलिसी लाता है, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 31C में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर भी आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी वो अप्लाई नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर से मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 31C के अंदर ये चीज एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है कि आर्टिकल 39B और C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट कोई लॉ बनाता है या कोई पॉलिसी बनाता है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब आपके अंदर जिज्ञासा हो रही होगी कि आर्टिकल 39B और C में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। इससे पहले एक और एक्सेप्शन है इक्वलिटी का ही, कि आपको पता है कि जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो फॉरेन रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको भी एक स्पेशल इम्यूनिटी दी जाती है किसी भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, राइट। इसी तरह जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो एजेंसीज हैं, ये भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय करती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो आर्टिकल 31C का मुद्दा था, तो आर्टिकल 39B और C में क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आर्टिकल 39 कहता है कि certain principle of policy to be followed by the state। क्या प्रिंसिपल और पॉलिसी स्टेट के द्वारा फॉलो की जाएंगी। स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, किस चीज को सिक्योर करने के लिए स्टेट लॉ बनाएगा। बी में लिखा हुआ है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। मतलब जो ओनरशिप राइट्स हैं, ठीक है, या फिर जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब उनका कंसंट्रेशन एक हाथ में ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए। जैसे सी बोल रहा है, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमन डिटर्मिनेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ओनरशिप है या फिर जो मटेरियल रिसोर्स का कंट्रोल है, ठीक है, वो कम्युनिटी के पास हो और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि वो सभी जो भी हमारे लोअर तख्ते, मतलब हम कह सकते हैं जो एकदम लोअर लेवल के, लोअर स्ट्राटा में जो लोग रहते हैं, उनका भी एडवांसमेंट उससे हो पाए, उनकी भी रीच उन रिसोर्सेज तक हो पाए, इस तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो राज्य है उसका दायित्व है वो देखे कि जो रिसोर्स है, जो इकोनॉमिक सिस्टम, वो इस तरह से वर्क करे कि जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द सोसाइटी। तो अगर इन दोनों प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट कोई लॉ बनाता है तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण अब यहाँ पर ये वीडियो बंद करना पड़ेगा और आर्टिकल 15 को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैंने आपसे आर्टिकल 14 और 15 दोनों के लिए बोला था, बट आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल 15 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो, आपका कोई सजेशन हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन्हें अगले वीडियोज़ में दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।